Good morning, everybody. Today, my first class is about the The alkaloid alkaloid factories, factories, the the overview overview procedure procedure followed followed and and controls controls exercised. exercised. The The alkaloid alkaloid factory factory means means the the opium opium factories. factories. In In India, India, two two opium opium factories factories are are there. there. One One is is in in Neemach, that is in MP, and the other is in Gazipur. The opium factory is only about the collection of opium and extraction of alkaloids from the opium, extraction of alkaloids for the medical and scientific purposes. Let me share the slides also. Firstly, we'll see the history of alkaloid factories. What is the history of opium? It's too slow. Actually, first recorded instance of cultivation of opium in India is in 15th century. Actually, in 15th century, वो खंबात की खाड़ी और मालवा रीजन है. मालवा रीजन मीन्स दी कोटा, चित्तौड़, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, वो वाला रीजन जो है वो मालवा रीजन, वहाँ पे ओपियम की का कल्टीवेशन होता था. और एक कैम्बे है जो खंबात की खाड़ी है, दैट टाइम इट वाज कॉल्ड कैम्बे. वहाँ जो थी वहाँ कल्टीवेशन होता था इन 15th सेंचुरी ड्यूरिंग द डे ऑफ मुगल एम्पायर. वो बहुत ज़्यादा ग्रो होता था ओपियम उस समय. और वो ओपियम फिर चाइना एक्सपोर्ट किया जाता था और अदर ईस्टर्न कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता था उसको. और उसके बाद मुगल पीरियड के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो अराउंड 1757 द मोनोपोली ऑफ कल्टीवेशन ऑफ पॉपी पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. उस समय तक बंगाल और बिहार में के रेवेन्यू कलेक्शन का काम ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू कर दिया था. इसीलिए उन्होंने इसीलिए उन्होंने फिर उसकी पूरी कल्टीवेशन की मोनोपोली ले ली थी अपने हाथों. Around in 1773, a lord was there. Lord Warren Hastings brought the entire opium trade under the control of government. उस समय ही शुरुआत हुई, 1773 के आसपास शुरुआत हुई कि ओपियम के कल्टीवेशन को गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया गया. वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये काम किया था. उसके बाद अराउंड 16th century opium made a state monopoly. However, during the twilight years of Mughal Empire, the state lost its hold on the monopoly. मुगल एम्पायर के लास्ट पोजीशन पे वो लॉस कर दिया था और दैट मोनोपोली गोज इनटू द हैंड्स ऑफ सम मर्चेंट्स. रिंग ऑफ मर्चेंट्स इन पटना. पटना के कुछ मर्चेंट्स थे, उनके हाथ में ये मोनोपोली आ गई थी. वो मुगल शासन के, मुगल साम्राज्य के लास्ट समय में. बाद में फिर बहुत से चेंजेस आए इसके कल्टीवेशन के मेथड में, प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सेल में, इसके पोजीशन में. बट ऑलमोस्ट मोनोपोली जो रही गवर्नमेंट के हाथों में ही रही हमेशा. पहले ईस्ट इंडिया की कंपनी के हाथ में थी, बाद में फिर ये गवर्नमेंट के हाथों में आया. उसके बाद जो खुला ओपियम का कल्टीवेशन था उसको रोक दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया, है ना. Unrestricted cultivation of opium poppy and production was clearly prohibited. The present structure of licit opium cultivation and production of opium in India under a regular system of control thus dates back to the beginning of 19th century. Beginning of 19th century, it was started. The
प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ लिसिट ओपियम कल्टीवेशन, जो अभी हो रहा है कल्टीवेशन, ये जो स्ट्रक्चर है वो 19th सेंचुरी के शुरू में शुरुआत हुई। प्रोसेसिंग ऑफ ओपियम इन इंडिया बिगैन विद a setting of opium factory in 1820. It was in opium in Gazipur. The opium factory was set up in 1820. Gazipur is in UP, eastern UP. The first opium factory was established in 1820 on the river bank of Ganga. Because गंगा के किनारे रखने का रीजन यही था कि ओपियम एक्सपोर्ट के लिए कोलकाता भेजा जाए, जो पानी के रास्ते भेजा जाए शिप से, और उसको फिर आगे चाइना और ईस्टर्न कंट्रीज में उसका एक्सपोर्ट किया जाए। रेवेन्यू कलेक्शन के लिए का बहुत बड़ा जरिया था। मैंने पहले भी बताया था कि ब्रिटिश जो थे इंग्लैंड और चाइना में 2 ओपियम वॉर्स हुए थे। 1842 में हुए थे फर्स्ट ओपियम वॉर, और सेकेंड ओपियम वॉर 56 to 58 हुआ था। तो चाइना कभी नहीं चाहती थी कि उसके पास ओपियम का इंपोर्ट हो, उसके यहाँ ओपियम की खपत हो, क्योंकि चाइना वाज अ बिग कंट्री पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी, तो उसके यहाँ ओपियम की खपत बहुत ज़्यादा थी। तो फर्स्ट ओपियम वॉर भी चाइना ने लड़ा ब्रिटिशर्स से कि वो नहीं हो, लेकिन वो हारा, और फर्स्ट ओपियम वॉर में जो ट्रीटी ऑफ नानकिंग वाज साइंड, उसके बाद हांगकांग चाइना से अलग हो गया, और उस सब पहली वॉर में भी उसको खामियाजा भुगतना पड़ा, और सेकेंड ओपियम वॉर में चाइना में ब्रिटिशर्स ने लीगलाइज कर दिया। सेकेंड ओपियम वॉर भी ब्रिटिशर्स जीते और चाइना हारा, और उस हार के बाद से ट्रीटी ऑफ टाइंस्टीन साइन की गई। दैट ट्रीटी ऑफ टाइंस्टीन रिजल्टेड इनटू द लीगलाइज्ड ट्रैफिकिंग, लीगलाइज्ड एक्सपोर्ट ऑफ ओपियम इनटू चाइना। तो वो कभी नहीं चाहता था चाइना। तो ये पुरानी हिस्ट्री है। लैटर द ओपियम फैक्ट्री 1820 में हुआ, फिर उसके बाद एक अल्कलॉइड प्लांट सेटअप किया गया गाजीपुर में 1943 में, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत से रिक्वायरमेंट हुए थे ओपियम से निकलने वाले अल्कलॉइड्स की। दैट अल्कलॉइड्स वर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स। तो प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स के लिए बहुत से अल्कलॉइड की जरूरत थी। तो वर्ल्ड वॉर 2 के समय अराउंड 1943 गाजीपुर में अल्कलॉइड प्लांट्स सेटअप किए गए। ओपियम फैक्ट्री एंड अल्कलॉइड प्लांट्स 2 अलग अलग चीजें होती हैं। ओपियम फैक्ट्री में ओपियम कलेक्शन होते हैं, जहाँ पे ओपियम रॉ ओपियम से रिलेटेड काम होते हैं। रॉ ओपियम को सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है, उसके बाद उसके सील बनाए जाते हैं, पैक बनाए जाते हैं, उसको फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। एंड अल्कलॉइड प्लांट्स में ओपियम को प्रोसेस किया जाता है, और ओपियम को प्रोसेस करने के बाद उससे अल्कलॉइड्स निकाले जाते हैं। वो मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से अल्कलॉइड्स निकलते हैं। अभी गाजीपुर फैक्ट्री में अल्कलॉइड प्लांट की स्थापना हुई 1943 में। वो अराउंड 43 एकर्स का है पूरा गाजीपुर की फैक्ट्री। द सेकेंड प्लांट जो बना, सेकेंड प्लांट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ ओपियम मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कलॉइड्स located in Neemuch district. Neemuch is in MP, which is around 5 kilometers from the eastern border of Rajasthan. It also comprises 2 separate units, namely opium factory and alkaloid plants. वहाँ पे भी 2 हैं, opium factory and alkaloid works, अलग अलग हैं। The Neemuch opium factory has been in operation since 1st April 1935. Initially, there was another opium factory at Mandsaur. Mandsaur is just beside around 50 kilometers from Neemuch. वहाँ पे भी एक ओपियम फैक्ट्री बनाई गई थी, but that opium factory was closed down in 1969. 69 में वो क्लोज कर दिया गया। अल्कलॉइड वर्क्स जो ओपियम फैक्ट्री बनी थी 1935 में, अल्कलॉइड वर्क्स बनी 1976 में नीमच में। नीमच कैंपस का एरिया अराउंड 57,000 स्क्वायर मीटर्स है उसका।
गाजीपुर फैक्ट्री जो पहले शुरू हुई थी, वो उसका नाम था बनारस ओपियम एजेंसी, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी के का ही पार्ट था वो, तो उसका नाम पहले बनारस ओपियम एजेंसी था. द ओपियम प्रोसेस्ड एट गाजीपुर वाज सेंट टू कोलकाता, और कोलकाता में उसका ऑक्शन हुआ करता था, और उसको फिर शिप किया जाता था साउथ चाइना कोस्ट में, आगे स्मगल किया जाता था ईस्टर्न कंट्रीज में. तो उस समय पोर्ट्स थे, वो उस समय पोर्ट था पोर्ट ऑफ कैंटन. पोर्ट ऑफ कैंटन जो आज का गुआंगझाओ पोर्ट है जो चाइना का, वो बहुत व्यस्त पोर्ट है, आज भी व्यस्त पोर्ट है, उस समय भी बहुत व्यस्त पोर्ट था. तो उस व्यस्त पोर्ट से स्मगलिंग, पूरी ओपियम की स्मगल करते थे साउथ चाइना कोस्ट से ले जाने के बाद. तो ये पूरा रूट था गाजीपुर रिवर ऑफ गंगा के रूट से कोलकाता, कोलकाता से फिर वो चाइना जाता था, साउथ चाइना, और उसके बाद से ईस्टर्न कंट्रीज में वो एक्सपोर्ट करते थे. और in 1945 the factory began extracting alkaloids. जो 1943 में सेटअप हुआ था, वो 45 में अल्कलॉइड्स निकालने लगे. वो प्रोसेसिंग जो ओपीएम करते थे पहले, उसके अलावा ये लोग अल्कलॉइड्स निकालने लगे, जिससे मेडिसिन तैयार होते हैं. एक्चुअली ओपियम फैक्ट्री के, गाजीपुर ओपियम फैक्ट्री के करंट जो गाजीपुर ओपियम फैक्ट्री इज हेडेड बाय जनरल मैनेजर. जो जनरल मैनेजर इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर्स हेड करते हैं. अभी मिस्टर अब्दुल रऊफ नायक हैं, वो हैं जनरल मैनेजर ऑफ फैक्ट्री गाजीपुर के. तो गाजीपुर ओपियम फैक्ट्री का बहुत नॉवल वगैरह में भी मेंशन किया गया है, उसकी डिटेल्स. और सी ऑफ पॉपीज है, अमिताभ घोष का नॉवल, उसमें भी है. अभी मूवी भी आई थी उड़ता पंजाब, उसमें भी बहुत उसका जिक्र हुआ था. नीमच फैक्ट्री अराउंड 44-50 टन्स ऑफ ओपियम प्रोसेस करती है आज, अभी के समय अराउंड. नीमच फैक्ट्री 1935 में इनिशिएट हुई, और प्रोसेसिंग उसने 1935 में शुरू कर दिया. अल्कलॉइड्स 1976 में हुआ. नीमच इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉर्थ इंडिया माउंटेड आर्टिलरी एंड कैवलरी हेडक्वार्टर्स. नीमच NIMACH, ये अंग्रेजों के ज़माने का आर्टिलरी हेडक्वार्टर्स हुआ करता था, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है नीमच, NIMACH, नॉर्थ इंडिया माउंटेड आर्टिलरी एंड कैवलरी हेडक्वार्टर्स. नीमच शुरू से ही चूंकि उधर का क्लाइमेट बहुत सूटेबल है ओपियम के लिए, दैट क्लाइमेट वाज यूज्ड बाय द ब्रिटिशर्स और मुगल्स इन फैक्ट. उधर की ओपियम बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी है कल्टीवेशन ओपियम का. मिट्टी भी वहाँ काली मिट्टी है, वो भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है. उस कारण से क्लाइमेट और मिट्टी सारी चीज़ें सूटेबल थी, इसीलिए ओपियम के कल्टीवेशन वहाँ ज़्यादा होते हैं. इंडिया में 3 ही जगह कल्टीवेशन होते हैं, MP में, राजस्थान में और यूपी में. लीगलाइज कल्टीवेशन ओनली 3 स्टेट्स डू. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो नोटिफिकेशन निकालती है, वो सिर्फ 3 ही स्टेट के लिए है, जहाँ पे लीगली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइसेंसेज इशू करती है, और कल्टीवेटर्स वहाँ ओपियम ग्रो करते हैं. इलीगल कल्टीवेशंस माउंटेन्स पे बहुत ज़्यादा है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, झारखंड इलाके में है, इवन जम्मू कश्मीर में भी है इलीगल कल्टीवेशन, जहाँ पे NCB और नारकोटिक्स के अदर एजेंसीज की टीम जाती है डिस्ट्रक्शन के लिए, है ना. और इन दोनों फैक्ट्रीज को, जो नीमच की ओपियम फैक्ट्री है और गाजीपुर की ओपियम फैक्ट्री है, दोनों ओपियम फैक्ट्री को हेड करता है, दिल्ली में एक ऑफिस है GOAF, गवर्नमेंट ओपियम एंड एल्कलॉइड फैक्ट्रीज, वो हेड करता है. दोनों ओपियम फैक्ट्रीज का हेडक्वार्टर है वो, और उस हेडक्वार्टर वो 1976 से वो ऑपरेटिव है, और उन दोनों फैक्ट्रीज के हेडक्वार्टर है जो वो उसको हेड करते हैं चीफ कंट्रोलर ऑफ फैक्ट्रीज.
ये भी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर्स हेड करते हैं उसको। प्रेजेंटली कैप्टन संजय गहलोत साहब हैं CCF अभी। पहले ये जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट था, दैट मीन्स सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, जिसको ओपियम सरकार बोला करती थी अंग्रेजों के ज़माने से, उसी के हेड जो थे वही हेड करते थे ओपियम फैक्ट्री को भी। और 1976 में ये फिर बाइफर्केट हुआ कि नहीं, द नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, विल बी हेडेड बाय द नारकोटिक्स कमिश्नर, एंड द ओपियम फैक्ट्रीज हेडक्वार्टर विल बी हेडेड बाय द चीफ कंट्रोलर ऑफ फैक्ट्रीज। 1976 से ओपियम फैक्ट्रीज का हेडक्वार्टर जो हेड करने लगे वो चीफ कंट्रोलर ऑफ फैक्ट्रीज हेड करने लगे। गवर्नमेंट ओपियम एल्कलॉइड फैक्ट्रीज जो है, ओपियम फैक्ट्रीज इज हेडेड बाय जनरल मैनेजर दोनों, और जनरल मैनेजर्स के ऊपर में हेडक्वार्टर जो दिल्ली में हेडक्वार्टर है गवर्नमेंट ओपियम एंड एल्कलॉइड फैक्ट्रीज, उसको हेड करते हैं CCF। दोनों इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर्स हेड करते हैं। द अल्कलॉइड वर्क्स एट गाजीपुर एंड नीमच प्रोसेस रॉ ओपियम for manufacture of alkaloids. These alkaloids are supplied to Indian pharmaceutical industries. जितनी इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं उनको अल्कलॉइड्स की ज़रूरत होती है, उस ज़रूरत के हिसाब से वो हम रिक्वायरमेंट भेजते हैं, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको सप्लाई किया जाता है। The alkaloid works also has its own process control and quality control laboratories. ये अल्कलॉइड फैक्ट्रीज हैं, ओपियम फैक्ट्रीज, उसके अंदर अपने उसके प्रोसेसिंग कंट्रोल के लिए भी और क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी लेबोरेटरीज हैं, ताकि वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सकें और ग्रो कर सकें। तो उसके अंदर है टू इंश्योर रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ प्रोसेस सैंपल्स एंड स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल। वो रेगुलरली ये मॉनिटर होता है वहाँ ओपियम फैक्ट्री में, ताकि कोई भी लॉस, बहुत ज़्यादा प्रोसेस लॉस भी ज़्यादा नहीं हो और क्वालिटी अच्छा हो, जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो, एक्सट्रैक्शन की क्वांटिटी ज़्यादा हो, इसलिए इसकी चलती रहती है। साथ ही साथ वहाँ पे एक फुल फ्लेज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग भी है, जो रिसर्च करती रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्कलॉइड्स ओपियम के एक सर्टेन क्वांटिटी से ज़्यादा निकाल सके, तो उसके लिए रिसर्च करती रहती है। तमाम प्रोसेसिंग लॉस को कम करने के लिए, इन्हांस करने के लिए, डेवलप करने के लिए ओपियम फैक्ट्रीज को वो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग कंटिन्यूअसली वर्क करती है अलॉन्ग विद दी लेबोरेटरीज। ये कंटिन्यूअस वर्क करती है। ये ओपियम एंड अल्कलॉइड वर्क्स जो हैं उसकी तस्वीरें हैं, कैसे प्रोसेस होता था। ओपियम जो कल्टीवेटर्स से कलेक्ट करने के बाद जब ओपियम फैक्ट्री में आता है तो उसको पहले कैसे इसको खुले ओपन एरिया में सनलाइट में इसको ड्राई करते थे। करने के बाद इसको खूब सूख जाता है, फिर उसको एक एक जो क्यूबॉइड्स में उसको कट करते हैं, कट करने के बाद उसको प्रोसेसिंग करते हैं। ये सुखाने का पूरा तरीका है ये हाउ दे ड्राई दी ओपियम इन कंटेनर्स। उसके बाद प्रोडक्ट्स जो कौन कौन से निकाले जाते हैं, इसके ओपियम से कौन कौन से प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं, अल्कलॉइड्स कौन कौन से निकलते हैं, उसकी लिस्ट है। जैसे कोडीन फॉस्फेट है, कोडीन सल्फेट है, कैटरीन है, डायनिन है, थीबेन है, मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड है, नॉस्कापाइन है, मॉर्फिन सल्फेट है, ऑक्सीकोडोन है, बहुत से डाई हाइड्रोकोडीन बाइटार्टरेट है, हाइड्रोकोडोन बाइटार्टरेट है, फॉलकोडिन है, नार्कोटिन है, ओपियम है। ये सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। और कई तो आप सभी जानते भी होंगे कि क्या क्या यूज़ होता है किस किस चीज़ों का। जैसे फॉलकोडिन है, फॉलकोडिन एक कफ सप्रेसेंट है। कोडीन फॉस्फेट भी कफ सप्रेसेंट है, जो कि कफ सिरप्स में मिलते हैं। तो जो फॉलकोडिन है
वो वो अडिक्टिव नहीं है। मतलब कोडीन फॉस्फेट और फॉलकोडिन दोनों कफ सप्रेसेंट है, दोनों कफ सिरप में इस्तेमाल होते हैं, बट कोडीन जो है वो अडिक्ट बनाता है अगर ज़्यादा यूज करेंगे, लेकिन फॉलकोडिन है वो अडिक्ट नहीं बनाता है। तो इसलिए उसको फॉलकोडिन को होमोकोडिन भी बोलते हैं, जो कि कोडिन से के जैसा ही इसके इसके क्वालिटीज हैं। तो कफ सिरप्स में फॉलकोडिन भी यूज होता है और कोडिन भी यूज होता है, बट कोडिन इज अडिक्टिव। और थीबेन निकलता है। थीबेन जो है वो एक ओपिएट अल्कलॉइड्स है। इट्स नेम कमिंग फ्रॉम द ग्रीक से थीबे वर्ड से आता है। इस जो इजिप्ट में है उससे आता है ये वर्ड। और थीबेन जो है वो जो एंटागोनिस्ट बनते हैं, एंटागोनिस्ट मीन्स जितने अडिक्ट्स जो होते हैं, नशे के आदी जो हो जाते हैं, उनको आदत से छुड़ाने के लिए जो दवाएं इस्तेमाल होती हैं, उसको बनाने के लिए थीबेन का इस्तेमाल होता है। जैसे ऑक्सीकोडॉन है, ऑक्सीमोरफॉन है, इन सब चीज़ों को, बुप्रेनॉर्फिन है, इन सब को बनाने के लिए थीबेन का इस्तेमाल होता है। ऑक्सीकोडॉन यूज होता है सीवियर पेन जब होते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उसमें ऑक्सीकोडॉन इस्तेमाल करते हैं। Oxymorphone is used to relieve moderate to severe pain in people whose pain is not controlled with other medications. अदर मेडिकेशन से नहीं होता है ठीक, तो वो उसमें ऑक्सीमोरफोन यूज होते हैं। बुप्रेनॉर्फिन आप सभी जानते होंगे। बुप्रेनॉर्फिन भी जो अडिक्ट्स होते हैं उसकी डिपेंडेंस को ख़त्म करने के लिए बुप्रेनॉर्फिन का इस्तेमाल होता है। एक नालोक्सोन है, वो भी नारकान, उसको नारकान भी बोलते हैं नालोक्सोन को, वो भी यूज होता है बहुत ज़्यादा। जो अडिक्ट होते हैं, जो हेरोइन के एडिक्ट हैं, मॉर्फिन के एडिक्ट हैं, उस एडिक्ट को का नशा छुड़ाने के लिए वो ये सारे ओपियोइड्स यूज होते हैं। इसके पापावरीन है, जो पापावरीन यूज होता है वो ब्लड फ्लो को, पेशेंट्स के ब्लड फ्लो को बहुत ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, तो उसके लिए पापावरीन यूज होता है। नॉस्कापाइन जो है, जिसको नार्कोटीन भी बोलते हैं, वो भी एक कफ सप्रेसेंट है। तो ये सारे अलग अलग अल्कलॉइड्स हैं जिसका फार्मास्यूटिकल कंपनीज अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करती हैं, और इनके अलग अलग दवा के मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल होता है। ये फैक्ट्रीज के, ओपियम फैक्ट्रीज के अंदर अंदर की तस्वीरें हैं। ये फैक्ट्रीज में कैसे मशीनें हैं, कैसे प्रोसेसिंग होती है और कैसे अल्कलॉइड्स निकाले जाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारे स्टाफ है वहाँ के। सिक्योरिटी जो है इसका, ओपियम फैक्ट्रीज की सिक्योरिटी जो है, दैट इज मैनेज्ड बाय CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स देखती है गाजीपुर फैक्ट्री की भी और नीमच की भी। क्योंकि गाजीपुर फैक्ट्री बहुत पुरानी है और बहुत ज़्यादा वहाँ स्टाफ थे, तो वहाँ पे ज़्यादा पर्सनल यूज़ किए जाते हैं CISF के। अराउंड 123 personnels are used in opium factory गाजीपुर, और अराउंड 104 104 पर्सनल हैं CISF के जो वहाँ डिप्लॉय किए गए हैं इसके वहाँ की सिक्योरिटी के लिए, नीमच की सिक्योरिटी के लिए। तो CISF ही अभी तक ओपियम फैक्ट्रीज की सिक्योरिटी देखती है। उसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है। बहुत एक जो स्टाफ अंदर जाता है और एक स्टाफ जो बाहर आता है, उनकी और व्हीकल्स की सिक्योरिटी बहुत ही स्क्रूपुलसली की जाती है। इवन जूते वूते खोल के कई बार की जाती है उसकी चेकिंग। कई केसेस भी मिले हैं जो वहाँ के जो लोअर स्टाफ्स हैं
जिन्होंने चोरी की और ले जा रहे थे और उनको पकड़ा गया. I was also investigating officer of one such case जिसमें एक एक्यूज था, एक वर्कर था, उसने करीब 1 किलो अफीम, एकदम ड्राइड अफीम, अपने अंडरग्राउंड गारमेंट्स में छुपा के ले जाना था. तो ऐसे केसेस आते रहते हैं, इसी कारण से सिक्योरिटी CISF को दी हुई है. दी फैक्ट्रीज में जो रॉ ओपियम जो आता है, जो कल्टीवेशन, सभी जानते हैं कि जो कल्टीवेशन है, लीगल कल्टीवेशन ओपियम का है, वो रॉ ओपियम अराउंड मार्च में ओपियम का जो प्लांट है वो लॉन्चिंग शुरू हो जाता है. लॉन्चिंग मीन्स ओपियम एक्सट्रैक्शन, मीन्स लेटेक्स एक्सट्रैक्शन शुरू हो जाता है. तो अराउंड अप्रैल और जून ओपियम फैक्ट्रीज रिसीव्स रॉ ओपियम from the women centers set up by the Central Bureau of Narcotics, जो ओपियम कल्टीवेशन कराती है. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स ही ओपियम कल्टीवेशन कराती है. हमने पहले भी पढ़ा था NDPS रूल्स, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा था कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स ओपियम की कल्टीवेशन कराती है अपने डिफरेंट ऑफिसेज के माध्यम से, जिसको डिस्ट्रिक्ट ओपियम ऑफिसर हेड करता है, जिसको डिवीजन बोलते हैं, ओपियम डिवीजन. वहाँ से कल्टीवेशन की सारी प्रोसेस होती है. और उसी प्रोसेस में एक वेमेंट ऑपरेशन भी होता है, जो कि अप्रैल के फर्स्ट वीक के आसपास होता है. जब ओपियम का कलेक्शन पूरा हो जाता है कल्टीवेटर्स के द्वारा, तो ओपियम के कल्टीवेटर्स सारे ओपियम को वेमेंट सेंटर्स पे लाते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स के ऑफिसर्स उसको रिसीव करते हैं. उसको रिसीव करने के बाद उसका पेमेंट किया जाता है, और पेमेंट करने के बाद वो ओपियम पैक करके, टेस्ट करके उसको ओपियम फैक्ट्रीज में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. ओपियम फैक्ट्रीज में ट्रांसपोर्ट करने के बाद वहाँ पे फिर उसकी प्रोसेसिंग सारी वहाँ होती है ओपियम फैक्ट्रीज में. और ये ओपियम जो है वो रिसीव करते हैं HDP प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं हमारे. वो कंटेनर्स के फोटोग्राफ्स में आपको दिखाता हूँ. हाँ, ये है. These are the containers in which opium is received from the cultivators, and these containers are sent to opium factories for further processing and export purposes. एंड जब ओपियम फैक्ट्री में ये ओपियम रिसीव कर ली जाती है, तो दीज आर ड्राइड टू अ कंसिस्टेंसी ऑफ 90 डिग्री in 3 in-house steam dryer and made ready for export. उसको ड्राई करने के बाद उसके पेलेट्स कट्स बनाए जाते हैं, उसके ब्लॉक्स बनाए जाते हैं क्यूबॉइड शेप के, और उसको पैक करके फिर एक्सपोर्ट किए जाते हैं. एक्सपोर्ट इस तरीके से पैक किए जाते हैं उसको. और मेनली जो कंट्रीज हैं एक्सपोर्ट जहाँ होती है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, जापान, कुछ ईरान वगैरह में भी जाता था. तो कई कंट्रीज हैं वो अपने अपने रिक्वायरमेंट्स भेजते हैं, उनको ज़रूरत है. बिकॉज इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड एक्सट्रैक्टिंग ओपियम लेटेक्स. ओपियम लेटेक्स सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही निकाला जाता है और कहीं नहीं निकाला जाता. ओपियम की लीगल कल्टीवेशन और भी कंट्रीज में होती हैं, बट ओपियम के लेटेक्स जो हैं, जो ड्राई ओपियम जो निकाले जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही निकाले. इसलिए हमारे ओपियम की डिमांड है वर्ल्ड में. ओपियम जो ड्राई होने का प्रोसेस है वो 3-4 स्टेज में प्रोसेस है. तो ओपियम इज ड्राइड अंडर वैक्यूम एट रिक्विजिट टेम्परेचर इन 3 मिक्सर्स. और मिक्सर्स की कैपेसिटी होती है अराउंड 500-700 की कैपेसिटी है. और ये इट टेक्स एटलीस्ट अराउंड 8 to 10 आवर्स इन वन शिफ्ट. अब पहले उसको चार्जिंग के लिए रखते हैं. द चार्जिंग ऑफ ओपियम ड्रायर takes 1 hour, around 1 hour. Processing of that dryer takes around 5 hours. और उसके बाद उसको कूल किया जाता है. The cooling of opium takes 2 hours.
एंड रिमूवल ऑफ ड्राइड ओपियम, फिर उसको ड्राई ओपियम को बाहर निकालते हैं, दैट टेक्स 2 hours. दैट मीन्स टोटल ड्यूरेशन इज 10 hours, और 10 hours इसको एक बैच को तैयार करने के लिए ये किए जाते हैं। तो अराउंड 2000 kg ओपियम को ड्राई किया जा सकता है एक दिन के अंदर। दैट मीन्स करीब 290 वर्किंग डेज है एक साल में, और उसमें करीब 50 डेज यू कैन स्पेयर फॉर द मेंटेनेंस एंड ब्रेक डाउन। तो अराउंड 240 डेज जो मेन वर्किंग डेज होते हैं। तो अगर 2000 kgs पर डे अगर ड्राई किए गए हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 240, दैट मीन्स 480,000, मतलब 480 मेट्रिक टन एक साल में ड्राई किए जा सकते हैं वहाँ ओपियम फैक्ट्री में ओपियम की। ये जो स्लाइड है इसमें दिए हुए हैं कि जो पिछले 5 सालों में कैसे कैसे क्या क्या टारगेट्स रखे गए हैं। ये ओपियम की ड्राइंग की कैसे कैसे मंथली बेसिस है, इसका जो फ्लो चार्ट्स है ये है। ये है ओपियम की ड्राइंग की जो प्रोसेस मैं बता रहा था अभी, कि मिक्सर जो ड्रायर है इसी में मिक्सिंग और ड्राइंग होता है ये सारा। और उसकी ओपियम देखिए नीचे प्लास्टिक के बकेट्स हैं, उस बकेट्स में निकाले जाते हैं, फिर इसको ड्राई करने के बाद, सुखाने के बाद, ठंडा करने के बाद इसको फिर ब्लॉक्स में काटे जाते हैं, कट किए जाते हैं। ओपियम फैक्ट्री की लेबोरेटरी जो है वो एनालिसिस ऑफ ओपियम करती है, जो इसमें होती है, और जो भी फील्ड से आती है ओपियम, उसकी एनालिसिस पहले एनालिसिस की जाती है। अगर ओपियम खराब निकला तो उसका प्रोसेस नहीं किया जाता है। जो भी कल्टीवेटर से ओपियम आता है तो ओपियम लेबोरेटरी है ओपियम फैक्ट्री में, दैट ओपियम लेबोरेटरी अंडरटेक्स द एनालिसिस ऑफ ओपियम, और उसी ओपियम के का रिजल्ट जब निकलता है तो उसमें कंसिस्टेंसी और मॉर्फिन स्ट्रेंथ दोनों निकाली जाती है। उस ओपियम की मॉर्फिन कंटेंट और कंसिस्टेंसी के आधार पे प्रोसेस करते हैं, तो उसकी प्राइसिंग भी वैसे ही होती है। मॉर्फिन कंटेंट के आधार पे प्राइसिंग होती है उसकी। प्राइस ऑफ ओपियम इज कैलकुलेटेड एज पर कंसिस्टेंसी एंड मॉर्फिन स्ट्रेंथ। उसी के आधार पे फिर बाद में फाइनल पेमेंट, जब हम ओपियम की लाइसेंसिंग होती है उस समय जब हम लोग फाइनल पेमेंट कल्टीवेटर्स को दी जाती है, तो उसी रिपोर्ट के आधार पे फाइनल पेमेंट बनाया जाता है, जो कि कल्टीवेटर्स को बाद में दिया जाता है ओपियम लाइसेंसिंग के समय। ओपियम मॉर्फिन कंटेंट यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिकवरीज आल्सो। कितने ओपियम में, फिक्स्ड ओपियम अमाउंट में, ओपियम के अमाउंट में कितना एल्कलॉइड्स एक्सट्रैक्ट होगा, ये भी कैलकुलेट किया जाता है ओपियम मॉर्फिन कंटेंट के आधार पे। अगर इसी से तो हम लोग रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं कि भाई सपोज कर लीजिए 1 किलो अफीम में 10-15%, 20% अगर निकल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम हम उससे और ज़्यादा निकालें, तो दैट इज डिसाइडेड बाय द ओपियम मॉर्फिन कंटेंट। जितना कंटेंट ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा एक्सट्रैक्शन परसेंटेज, एक्सट्रैक्शन लेवल माना जाएगा। तो मॉर्फिन स्ट्रेंथ इन ओपियम comes around 11.5% on average. On average, on dry basis, that comes on around 11.5%. Analysis of for morphine strength done with the reference of British Pharmacopoeia 1973. ब्रिटिश फार्माकोपिया है, उसी को बेस मान के that analysis is being done in opium factories. जो ओपियम सैंपल्स एनालिसिस जो होते हैं, that completion taking very long earlier it takes, but 2010 onwards जो ओपियम की एनालिसिस, सैंपल एनालिसिस होती है, वो पहले जो होती थी वो बहुत ड्यूरेशन ज़्यादा लेती थी। अप्रैल में रिसीव करते थे ओपियम की,
और वो अक्टूबर तक उसकी एनालिसिस होती रहती थी। तो अक्टूबर तक ओपीएम एनालिसिस होती रहने से जो ओपीएम लाइसेंसिंग है, ओपीएम लाइसेंसिंग सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाती है। तो तब तक अगर रिजल्ट सारे नहीं आएंगे तो ओपीएम की लाइसेंसिंग करनी बड़ी मुश्किल हो जाती थी पहले। तो बट 2010 ऑनवर्ड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कारण अब एनालिसिस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, अराउंड अप्रैल में रिसीव होता है और अगस्त तक ये पूरा कर दिया जाता है। तो ओपीएम एनालिसिस भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कारण काफ़ी सही हो गया उससे। ये लेबोरेटरीज के पिक्चर्स हैं, जो ओपीएम फैक्ट्री में लेबोरेटरीज हैं जहाँ पे ओपीएम की एनालिसिस की जाती है। यहाँ सीआरसीएल के भी के स्टाफ होते हैं, वहाँ डिप्लॉय किए जाते हैं सीआरसीएल के, वो भी ये लेबोरेटरीज में वर्क करते हैं। इन अल्कलॉइड प्लांट द बेसिक अल्कलॉइड्स जो मैंने पहले भी बताया, द बेसिक अल्कलॉइड्स जो निकाले जाते हैं ओपीएम से, मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन, नार्कोटिन, अबोरिन, दीज आर द मेन अल्कलॉइड्स जिसका ज़्यादा एक्सट्रैक्शन लेवल है और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में की जाती है। मॉर्फिन इज यूज्ड टू एलिविएट पेन एंड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट ऑल्सो। मॉर्फिन कैंसर पेशेंट्स के लिए भी यूज किया जाता है। It is always said that when an accident occurs, the person dies only due to severe pain. अगर severe pain अगर वो बर्दाश्त कर ले तो जो एक्सीडेंट होता है किसी भी व्यक्ति का वो मरेगा नहीं। तो उस एक्सीडेंट के समय जब पेन होता है वो उस पेन को, सीवियर पेन को कम करने के लिए मॉर्फिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और जब अगर किसी भी एक्सीडेंट वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है, उसको अगर इमीडिएट हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और मॉर्फिन के इंजेक्शन लगा दिए जाए तो वो दर्द नहीं होता, और दर्द अगर नहीं होता है तो वो बच जाता है। तो जब भी एक्सीडेंट के केस में हम लोग जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश इसलिए करते हैं कि वो सीवियर पेन से वो बच जाए, और ये कैंसर ट्रीटमेंट में भी मॉर्फिन इस्तेमाल होता है। कोडीन जैसा कि मैंने बताया वो कफ सिरप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और थीबेन जो है वो नालोक्सोन और नालट्रेक्सोन जो है, जो एंटागोनिस्ट है, उसको बनाने में बहुत इस्तेमाल होता है। एंटागोनिस्ट मीन्स जो ड्रग एडिक्ट्स को छुड़ाने के लिए जो अल्कलॉइड जो मेडिकेशन इस्तेमाल होते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटागोनिस्ट। तो नालोक्सोन इज समटाइम्स यूज्ड टू रिवर्स अ हेरोइन ओवरडोज। उसको रिवर्स करने के लिए हेरोइन के ओवरडोज को नालोक्सोन यूज होते हैं। उस नालोक्सोन को बनाने में थीबेन का इस्तेमाल होता है, जो कि ओपीएम से निकलता है। ऑक्सीकोडोन इज यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक। नार्कोटिन इज यूज्ड एज एन एंटीटसिव एंड कफ सप्रेसेंट। कफ सप्रेसेंट में कोडीन के साथ साथ नार्कोटिन भी इस्तेमाल। Alkaloid plant was commissioned in 1976. Initially, alkaloid plant was functioning in only one shift. पहले चूंकि रिक्वायरमेंट कम थी, उतने एक्सपर्ट नहीं थे, तो that was only functioning in one shift, and the second shift was started in October 1992. और वो शिफ्ट जो नॉर्मल शिफ्ट होते हैं वैसे ही शिफ्ट होते हैं, 6 to 2, 2 to 10, ऐसे उनकी ऑल वर्किंग डेज में, मंडे टू सैटरडे। उसकी इंस्टॉलिंग कैपेसिटी जो है इसकी, एज इनवाइसेड इन द एग्रीमेंट साइन बिटवीन एनआईडीसी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीमच की जो कैपेसिटी है वो अराउंड 220 to 240 kgs ऑफ ओपियम पर डे है उसकी कैपेसिटी, जिसका कैलकुलेशन मैंने पहले भी बताया कि अराउंड 480 मेट्रिक टन वो सालाना कर लेते हैं इसकी।
These are the opium processing chart. कैसे कैसे ओपियम की प्रोसेसिंग के चार्ट हैं वो ये हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो अभी आपके सामने है। इसमें ओपियम से कौन कौन से अल्कलॉइड्स का एक्सट्रैक्शन का परसेंटेज हमने एक जगह समराइज किया है। इसमें परसेंटेज बड़ा इम्पोर्टेंट है। कई बार मैंने पहले भी बताया था कि मॉर्फिन का जो परसेंटेज है वो 11 से 12% मेनली होता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ओपियम में। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ओपियम में कौन कौन से अल्कलॉइड्स का परसेंटेज क्या क्या निकलता है वो हमने समराइज किया है। एवरेजली मॉर्फिन का जो परसेंटेज है 11 से 12 है। लेकिन यूपी की ओपियम में, उत्तर प्रदेश की ओपियम में मॉर्फिन कंटेंट ज़्यादा होता है। तो यूपी की ओपियम में मॉर्फिन कंटेंट 16 के आसपास होता है। बट एवरेज निकाला जाए, अगर राजस्थान, एमपी और यूपी तीनों का एवरेज निकाला जाए तो 11 से 12% के करीब मॉर्फिन निकलता है उसमें। कोडीन का परसेंटेज कितना है? कोडीन का परसेंटेज अराउंड 2 to 3% है एवरेज। 2 से 3% कोडीन निकाल पाते हैं हम लोग एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ओपियम से। नॉस्कापाइन निकलता है अराउंड 4 to 5%। हम लोग सर्टेन अमाउंट ऑफ ओपियम से हम निकाल पाते हैं। थीबेन 1 to 2% है। तो ये पूरा चार्ट है सारा, और इसी चार्ट को बेस मानते हुए रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता रहता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम इनकी परसेंटेज निकालने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए वो सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क ओपियम फैक्ट्री में चलता रहता है कंटिन्यूसली। अर्लियर ये जो पहले जब पहले ओपियम फैक्ट्री बनाया गया था उस समय जो अल्कलॉइड के जो एक्सट्रैक्शन की परसेंटेज है, ये एक्सट्रैक्शन के परसेंटेज बहुत कम थे। ये अभी के परसेंटेज है, अभी का ये पूरा ये है कि इतने निकाल पा रहे हैं, नहीं तो पहले और कम निकाल पाते थे हम। कोडीन फॉस्फेट का प्रोडक्शन हम लोग करते हैं अराउंड 9 से 10 टन हम लोग प्रोडक्शन कर लेते हैं। कई बार हम लोग को ज़्यादा ज़रूरत हुई है तो हम लोग 14 टन भी कर रहे हैं, मतलब 14,000 केजीज अराउंड। आज से कुछ साल पहले करीब 21 टन का पूरा टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया है। 21 टन का पूरा रिक्वायरमेंट है, बट हम लोग 10 से 15 टन के आसपास ही हम लोग निकाल पाते हैं। तो बाकी का जो कोडीन फॉस्फेट का रिक्वायरमेंट है वो हम लोग बाहर से मतलब इंपोर्ट करते हैं, हम बाहर की कंट्रीज से। बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट हम लोग ज़्यादा इसलिए भी करते हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी अभी तक जो है ओपियम फैक्ट्रीज की जो एक्सट्रैक्शन का जो कॉस्ट है कोडीन फॉस्फेट का एक्सट्रैक्शन का, वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जा रहा है। उसका बहुत से रीज़न है। हम लोग जो ओपियम जो हम लोग कल्टीवेटर से लेते हैं उसकी प्राइसिंग बहुत हाई है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट्स के टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। तो वो सारे सारे फैक्टर्स को मिलाने के बाद जब ओपियम की प्राइसिंग होती है तो उस प्राइसिंग के बाद फिर एक्सट्रैक्शन के कॉस्ट हैं ओपियम फैक्ट्री में, उस एक्सट्रैक्शन के कॉस्ट को मिलाने के बाद अराउंड 45,000 पर केजी का खर्च आ जाता है कोडीन फॉस्फेट को निकालने में। बट हम लोग बाहर से जब मंगाते हैं, इसी को इंपोर्ट करते हैं, चूँकि विदेशों में एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, और एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी हाई होने के कारण उनके एक्सट्रैक्शन उनकी जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है बहुत कम है। तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो वो बिलो 30,000 हो जाता है, तो अराउंड 15,000 से ज़्यादा का डिफरेंस है। तो हम लोग एक्सट्रैक्ट तो अपने यहाँ करते ही करते हैं, और जो भी रिक्वायरमेंट हमारी कमी होती है उन रिक्वायरमेंट्स को हम लोग बाहर के देशों से इंपोर्ट भी करते हैं। अल्कलॉइड वर्क्स जो है, अल्कलॉइड वर्क्स के सारे प्रोसेस को हम कुछ पॉइंट्स में अगर समराइज करना चाहें तो हम लोग बहुत शॉर्ट में उसको समराइज इस तरीके से कर सकते हैं कि जो ओपियम के कल्टीवेशन
जो होते हैं, ओपियम का जो क्रॉप ईयर है, आप सभी जानते हैं कि वो क्रॉप ईयर अक्टूबर से सितंबर मीन्स फर्स्ट अक्टूबर टू नेक्स्ट ईयर्स 30th सितंबर का क्रॉप ईयर होता है। दैट मीन्स अक्टूबर में वो लोग लाइसेंसिंग होती है, और लाइसेंसिंग करने के बाद वो लोग कल्टिवेटर्स उसको कल्टिवेट करते हैं। अराउंड दिसंबर के आसपास वो ग्रो होना शुरू होता है ओपियम के प्लांट्स। दिसंबर के बाद फिर उसकी चेकिंग होती है, मेजरमेंट होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। कुछ प्लांट्स खराब होते हैं, उन कल्टिवेटर्स उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स जाते हैं और उसकी इंस्पेक्शन करने के बाद प्रॉपर नियम से, प्रॉपर रूल के हिसाब से उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। उन सब सारे प्रोसेस होने के बाद अराउंड फरवरी टू मार्च एमपी और राजस्थान में फरवरी लास्ट और मार्च मार्च में ओपीएम की लॉन्चिंग होती है, जहां ओपीएम का कलेक्शन होता है। ओपीएम का कलेक्शन का प्रोसेस भी हमने जब एनडीपीएस रूल्स बता रहे थे उस समय भी बताया था। मैं रिपीट कर दूं कि ओपीएम का कलेक्शन कल्टिवेटर्स करते हैं डेली बेसिस पे, और उस डेली बेसिस को उसको पीडब्ल्यूआर रजिस्टर होता है, प्रिलिमिनरी पेमेंट रजिस्टर, उस रजिस्टर में एंट्री करते हैं। उसकी भी क्रॉस चेक प्रॉपरली होती है। उस क्रॉस चेक को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के ऑफिसर्स जाते हैं, उसको क्रॉस चेक करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद जब ओपीएम कल्टिवेटर्स ओपीएम को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करती है पेमेंट ऑपरेशन के लिए, जब फाइनल कलेक्शन ओपीएम कलेक्शन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, तो सारे कल्टिवेटर्स को इनवाइट किया जाता है, एक पेमेंट सेंटर बनाया जाता है, एक पेमेंट सेंटर पे सारे कल्टिवेटर्स को बुलाया जाता है, और वो सारे कल्टिवेटर्स अपनी अपनी अफीम को वहाँ लेके आते हैं। उस वेमेंट सेंटर पे उसकी जांच होती है, पेमेंट होता है, प्रॉपर पैकिंग होती है। इनिशियली टेस्टिंग भी होती थी, बट इस साल से टेस्टिंग बंद हो गई है। जो प्राइमरी टेस्टिंग भी होती थी वहाँ पे कंसिस्टेंसी की तो कंसिस्टेंसी की जो टेस्टिंग है वो प्रोविजनल टेस्टिंग वहाँ पे होती थी, वो अब इस साल से बंद कर दी गई है। तो पिछले साल तक वो टेस्टिंग होती थी, पैकिंग होने के बाद फिर कंसर्न ओपीएम फैक्ट्रीज में, नीमच ओपीएम फैक्ट्री और गाजीपुर ओपीएम फैक्ट्री, दोनों जगह पे वो अब भेज दी जाती है। तो गाजीपुर ओपीएम फैक्ट्री में पूरे यूपी की ओपीएम भेजी जाती है, और राजस्थान में से चित्तौड़ और भीलवाड़ा की ओपीएम गाजीपुर फैक्ट्री में भेजी जाती है। बट नीमच में यूपी और एमपी और राजस्थान के पूरे ओपीएम कल्टिवेटर्स की ओपीएम नीमच में भेजी जाती है। तो all the narcotic substance that is opium and its derivatives are stored in the godowns under lock and key। जब ओपीएम फैक्ट्रीज में भेज दी जाती है तो वहाँ क्या प्रोसेस अपनाया जाता है उसकी एक समरी मैं आपको बता दूं कि all the narcotic substance and its derivatives are stored in godowns under lock and keys. The locks are provided with an arrangement of serially numbered lock tickets. Serially numbered lock tickets are used, which will get torn when the locks are opened. जब लॉक को खोला जाता है तो वो जो पेपर टिकट होती है, लॉक टिकट होती है, वो फाड़ दिया जाता है। दैट मीन्स वन लॉक टिकट्स कैन नॉट बी यूज्ड नेक्स्ट टाइम। तो टिकट्स जो है, जो लॉक टिकट्स जो उस पे पेस्ट किए जाते हैं, चिपकाए जाते हैं, दैट टिकट्स आर केप्ट इन द कस्टडी ऑफ अ गैजेटेड ऑफिसर हु इशूज द टिकट्स विथ हिज सिग्नेचर। डेली वो लॉक टिकट्स इज इशूड बाय अ गैजेटेड ऑफिसर इन अ रजिस्टर, पूरा मेंटेन होता है। तो दीज आर द प्रोसेस, कैसे उसको गोडाउन्स में रखते हैं। The stock of the narcotic substance are maintained meticulously and control is exercised through a gazetted officer who puts his signature on all the stock register and other records। वो गैजेटेड ऑफिसर सारे स्टॉक्स को मेंटेन करने के बाद अपने साइन करता है, पूरी मेंटेन करता है, पूरा स्टॉक का एक रजिस्टर होता है। तो
पहले लॉक एंड की में रखे गए, फिर स्टॉक्स पर एंट्री की गई, उस एंट्री करने के बाद उसमें सिग्नेचर्स हुए और दैट इज मेंटेन्ड बाय अ गैजेटेड ऑफिसर. Every day, at the end of the working, all the narcotic substance go downs are logged with log tickets, and the charge of the go down is handed over to the security. लॉक टिकट से लॉक करने के बाद दैट गो डाउन का चार्ज इज हैंडेड ओवर टू द सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल, दैट इज CISF personnel, आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन ऑफ द लॉक्स. Next day, the charge is taken over by the plant operation after verification of tickets. That means the godowns are logged by the opium factory personnel, and it is handed over to the CISF personnel for security reasons. And next day जब CISF personnel से operational personnel फिर वापस उसको लेते हैं तो वो टिकट्स को वेरीफाई करते हैं, और वो जब टिकट्स ओके हैं तो ये लिया जाता है. तो एक क्रॉस चेक है सिक्योरिटी के लिए, ताकि कोई लीकेज नहीं हो, कोई मिसहैंडलिंग नहीं हो. That accounting of the material is maintained meticulously. Yields of various drugs are checked regularly to ascertain that the norms are followed and there is no excessive process loss occurred. पहले बताया कि लेबोरेटरीज हैं जो ये चीज करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता रहता है. तो जो एक्सेसिव प्रोसेस लॉस है, वो प्रोसेस लॉस कम से कम हो, इस चीज के लिए हमेशा उसकी चेकिंग होती रहती है रेगुलरली. एंड रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट्स आर सबमिटेड टू द कंसर्न अथॉरिटीज. रिटर्न्स इसके जो कि हाउ मच अमाउंट ऑफ अल्कलॉइड्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हाउ मच ओपियम, तो इसके पूरे रिकॉर्ड्स हैं, इसके रिटर्न्स हैं, स्टेटमेंट्स बनते हैं, एंड दैट स्टेटमेंट्स आर सबमिटेड टू द कंसर्न अथॉरिटी रेगुलरली. All the waste material taken out from the plant are tested for any alkaloid contents. The waste materials जो हैं वो अगेन टेस्ट होते हैं, ताकि उसमें कुछ अल्कलॉइड कंटेंट्स छूट तो नहीं गए, चले तो नहीं गए. इफ इट इज वो अगर है तो उसको फिर से प्रोसेस करते हैं, एंड दैट आफ्टर टेस्टिंग वो परमिशन फॉर डिस्पोजल वो NDPS रूल्स के हिसाब से और एनवायरमेंटल रूल्स के हिसाब से उसको फिर डिस्पोज ऑफ किए जाते हैं ओपियम अल्कलॉइड बॉक्स में. तो वेस्ट को भी हम लोग पूरा निचोड़ते हैं कि उसमें कोई अल्कलॉइड्स तो नहीं चला गया है, कुछ ज्यादा वेस्ट तो नहीं चला गया. अगर है तो उसको रीप्रोसेस करते हैं, और रीप्रोसेस करने के बाद अगर सब कुछ ओके है, उस वेस्ट में कुछ भी अल्कलॉइड्स नहीं है, तो दैट इज परमिटेड फॉर डिस्पोजल एज पर NDPS रूल्स एंड एनवायरमेंटल रूल्स. पिछले वर्षों में ओपियम फैक्ट्री में कुछ ऐसे ही गलतियां हो गई थी जो इन्वायरमेंटल रूल्स को नहीं फॉलो कर पाए थे. तो ओपियम फैक्ट्री को महीनों इसने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बंद कर दिया था ओपियम फैक्ट्री को. तो बोथ द ओपियम फैक्ट्रीज इन फैक्ट नीमच एंड गाजीपुर में सम नॉर्म्स फॉलो नहीं किए गए थे. तो दैट वायलेशन के कारण जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने ओपियम फैक्ट्रीज के एक्सट्रैक्शन अल्कलॉइड प्रोडक्शन में ताला लगा दिया था, ताकि इस चीज को कंट्रोल किया जाए. तो बहुत स्ट्रिक्टली ईच एंड एवरी रूल्स आर फॉलोड, NDPS रूल्स एज वेल एज एनवायरमेंटल रूल्स उसको फॉलो किए जाते हैं. ऑल द एम्प्लॉइज एंड व्हीकल्स आर चेक्ड बाय द सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ एंट्री एज वेल एज एग्जिट to prevent any illicit trafficking of narcotic substances. सारे एम्प्लॉइज पहले भी बताया वो CISF के पर्सनल हैं. सारे एम्प्लॉइज जब आते हैं और जाते हैं तो उनको प्रॉपर चेक किया जाता है. इफ दे आर कमिंग विद ओन व्हीकल तो उसकी व्हीकल्स को प्रॉपर चेक किया जाता है CISF के पर्सनल के द्वारा. ठीक है. एंड लास्टली yearly returns are also submitted to the INCB, International Narcotics Control Board, in respect of all narcotic substances. Yearly returns submit किए जाते हैं INCB को. तो these are the process followed by the alkaloid works
कि कैसे ओपियम आता है, कैसे ओपियम के एक्सट्रैक्शन होता है, हाउ व्हाट आर द सिक्योरिटी चेक्स, व्हाट आर द प्रोसीजर्स, व्हाट आर द कंट्रोल्स. So these are the whole process of whole process done at the alkaloid works. तो इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा हो तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन